तो हो गई भैया चालू? हो गई, चलो ठीक। तो कैसे हो भैया प्रहार वालों? मेरा ख्याल है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भैया जैसा कि अपना डिस्कशन हुआ था कि भैया कुछ कारणों की वजह से मुझे ये वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 आपको पहले देना पड़ रहा है, तो भैया उस मजबूरी को समझते हुए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं भैया, जिसका नाम है भैया वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भैया हाइगेंस वेव थ्योरी क्या होती है, कि कैसे हाइगेंस ने लाइट को वेव नेचर मान के लाइट के प्रोपगेशन को हमें समझाया। फिर हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, अलग अलग वेव फ्रंट्स किस टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं, अलग अलग सोर्सेज के लिए किस टाइप के वेव फ्रंट्स बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे भैया लाइट का इंटरफेरेंस, की भैया अगर मान लो किसी एक पॉइंट पे अगर दो लाइट वेव आके मिल रही हैं तो भैया किस प्रकार से हमें अलग अलग इंटेंसिटी का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया? तो भैया चलो अब बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्या, जिसका नाम है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो ठीक है भैया, तो बेसिकली जब हम बात करें कि भैया जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, तो भैया लाइट के बारे में जब हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं तो जैसा कि हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा कि भैया यहाँ पे दो तरीके की थ्योरीज चल रही थी। एक तरीके का जो ग्रुप था वो मान रहा था कि भैया लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है, और एक तरीके का जो ग्रुप था वो ये कह रहा था कि भैया जो लाइट है वो उसका वेव नेचर है। तो भैया अगर मैं बात करूं सन 1600 के बारे में, तो भैया उस टाइम पे हमारे पास भैया दो ग्रुप्स थे। उस टाइम पे हमारे पास दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप जो था वो भैया उसको कौन लीड कर रहे थे सर? उसको लीड कर रहे थे न्यूटन साहब, और दूसरे को भैया एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हाइगन, वो लीड कर रहे थे। न्यूटन साहब कह रहे थे कि भैया जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर है, और अगर उसके पास पार्टिकल नेचर है तो भैया वो पार्टिकल जिस प्रकार से फोर्स लगा सकता है, इंपल्स इंपार्ट कर सकता है, पार्टिकल के पास मोमेंटम भी हो सकता है, उसी प्रकार उन्होंने लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हुए लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें समझाया। ठीक है? तो उन्होंने लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें समझाया। क्या समझाया भाई? न्यूटन, जिसको हम बोलते हैं भैया न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। भाई अगर स्पेलिंग गलत हो प्लीज बुरा मत मानना, वैसे भी फिजिक्स में स्पेलिंग को कोई नहीं देखता। ठीक है? और भैया और अगर हम बात करें न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, उन्होंने बताया कि जो लाइट के पास जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है सर? वो पार्टिकल नेचर होता है। बिल्कुल सही बात है सर, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है? तो अगर पार्टिकल नेचर होता है तो सर पार्टिकल जिस प्रकार से फोर्स भी लगा सकता है, मोमेंटम भी इंपार्ट कर सकता है, इंपल्स भी इंपार्ट कर सकता है, प्रेशर भी लगा सकता है, जो कि हमने फोटोन थ्योरी में हम पढ़ते हैं रेडिएशन प्रेशर, कि भैया एक फोटोन जो है फोटोन की वजह से कितना प्रेशर लगता है, कितनी वो फोर्स इंपार्ट करता है, कितना मोमेंटम होता है, वो सारी चीज हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो भैया ये लोग भी अपना काम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा, ये लोग बोलते थे कि भैया जो लाइट है उसके पास वेव नेचर है, लाइट जो है उसके पास वेव नेचर है। लेकिन भैया ये जो बात थी, ये बात थी भैया सन 1600 के टाइम की। उस समय न्यूटन जी का वर्चस्व बहुत बड़ा था, न्यूटन जी का दबदबा बहुत बड़ा था। तो भैया उस समय इन लोगों की बात नहीं मानी गई, और भैया कुछ कुछ जगह ये अपनी ही थ्योरी में क्या कर रहे थे भैया, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे थे। अपनी ही थ्योरी में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो ये नहीं समझा पाए, कुछ कुछ ऐसी जगह थी जहां पे ये फेल हो गए अपनी ही थ्योरी में। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को भैया ज्यादा नहीं माना गया, और वहां ये क्या हो गए मेरे भाई, फेल हो गए। ठीक है? वहां ये क्या हो गए मेरे भाई, फेल हो गए। तो भैया लेकिन इस टाइम के थोड़े समय बाद, इस टाइम के कुछ समय बाद, तकरीबन 100 साल के बाद, जब ये चुप बैठने वाले तो ये थे नहीं, ये भी लगातार काम करते जा रहे थे, और ये लोग भी अपने लगे हुए थे। लेकिन तकरीबन 100 साल के बाद इन्होंने मैथमेटिकली ये दिखा दिया कि भैया एक लाइट वेव और दूसरी लाइट वेव को मिला के हम अंधेरा दिखा सकते हैं, यानी कि एक लाइट प्लस दूसरी लाइट बराबर अंधेरा हम दिखा सकते हैं। तो भैया लोग चौंक गए कि भैया ये कैसे हो सकता है कि भैया एक लाइट आई, दूसरी लाइट आई और वहां पे हमें अंधेरा मिल गया। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी।
और ये प्रॉपर्टी तो केवल और केवल वेव तभी मान्य हो सकती है या तभी एप्लीकेबल हो सकती है जब लाइट के पास क्या हो, वेव नेचर हो। तो वहां से भैया इनकी थ्योरी को, वहां से इनकी डिस्कवरी को थोड़ी बहुत हवा मिली कि हां भैया कि लाइट के पास वेव नेचर भी हो सकता है। और फिर जब इनकी ये थ्योरी को, इनके इस एक्सपेरिमेंट को, इनकी इस डिस्कवरी को जब मैथमेटिकली प्रूफ किया गया, मैथमेटिकली के साथ साथ जब एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया, तब ये बात भैया माननी शुरू हो गई थी कि भैया लाइट के पास वेव नेचर भी होता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट सर? इन्होंने सर मैथमेटिकली दिखाया। अबे मेरी बात सुन, वेव की इक्वेशन क्या होती है? मैंने बोला कि मान ले तेरे पास एक वेव की इक्वेशन है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैंने ऐसा बोला कि y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, बिल्कुल सर सही बात है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मैंने इन दोनों लाइट वेव्स को मिलाया, मैंने इन दोनों लाइट वेव्स को मिलाया, तो y नेट बराबर y1 प्लस y2, तो इन्होंने इसको मैथमेटिकली जीरो करके दिखा दिया। इन्होंने इसको मैथमेटिकली जीरो करके दिखा दिया। इसका मतलब इन्होंने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि हां भैया कि एक रोशनी और दूसरी रोशनी को मिलाकर हमें एक जगह पर अंधेरा मिल सकता है। और इस बात को मेन हवा तब लगी, इस बात को मेन गहराई से तब समझा गया जब इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया, जिसको अपन बोलते हैं भैया क्या, YDSE। क्या बोलते हैं मेरे भाई? YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें यह दिखा दिया गया कि भैया लाइट के पास वेव नेचर होता है। जिसके बाद हमें यह पता चल गया कि हां भैया लाइट के पास वेव नेचर होता है। YDSE में क्या होता था सर? हमारे पास एक सोर्स होता था, एक सोर्स से जब हमने दो सोर्स बनाए थे, दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाए थे, तो वहां से हमें एक पर्टिकुलर जगह पे, कहीं पे हमें इंटेंसिटी 0 देखने को मिल रही थी, कहीं पे हमें इंटेंसिटी 4I0 देखने को मिल रही थी, कहीं पे हमें इंटेंसिटी 0 और कहीं पे हमें इंटेंसिटी 4 गुना, कि भैया एक इंटेंसिटी आई, दूसरी इंटेंसिटी आई, हमें तो 2 गुना मिलनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हमें 4 गुना इंटेंसिटी देखने को मिली कहीं पे, और कहीं पे हमें 0 इंटेंसिटी देखने को मिली। तो भैया वहां से लोगों ने सोचा कि क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है। तो भैया ये सारी चीजें हम इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे। लेकिन अब भैया ये भी कहां पे रुकने वाले थे? ये भी कहां पे रुकने वाले थे? इनका भी ईगो हर्ट हो गया भैया का। तो भैया ये भी लगातार काम करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। तो फिर भैया एक नया इन्होंने मॉडल निकाला, नया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिसका नाम था मेरे भाई क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इन्होंने प्रूव कर दिया कि भैया लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है मेरे भाई? लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। तो भैया ये लड़ाई चलती गई, चलती गई, चलती गई, और फिर बाद में डी ब्रोगली साहब आए, उन्होंने कहा कि भैया झगड़ो मत, दोनों होती है। झगड़ो मत, ये दोनों की है, ये दोनों की है। लेकिन जिस टाइम पे तुम जिस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भैया उस टाइम पे उसी की है, एक टाइम पे एक ही की है ये, ठीक है? एक टाइम पे एक ही की है। बात आ गई समझ में? ठीक है भैया। सर ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बात आई समझ में? बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो भैया अब अगर हम बात करें बेसिकली इस चैप्टर में हमें किसको स्टडी करना है? बेसिकली हमें इस चैप्टर में हाइगन्स वेव थ्योरी को स्टडी करना है कि भैया हाइगन्स साहब ने कैसे बताया कि लाइट का प्रोपगेशन एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में होता है। तो भैया इसी सीरीज में सबसे पहला नाम आता है किसका? मैंने बोला इस सीरीज में सबसे पहला नाम आता है किस चीज का? वेव फ्रंट्स का। इसी सीरीज में सबसे पहला नाम आता है किसका? सर वेव फ्रंट्स का। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है यार। तो भैया ठीक है, ये हो गया। तो भैया इसी सीरीज में सबसे पहला नाम आता है किसका? सर वेव फ्रंट्स का। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? मैंने बोला तूने कभी देखा होगा कि भैया तूने कभी तालाब देखा होगा। तालाब में जब मान ले तूने यहां पर एक पत्थर को फेंका, मान ले ये एक पॉइंट है, तूने यहां पे एक पत्थर को फेंका, बिल्कुल ठीक बात है। और तूने यहां से क्या किया? तूने यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तूने यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तूने यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या किया भैया? पेपर के टुकड़े रख दिए। क्या रख दिए मेरे भाई? सर पेपर के टुकड़े रख दिए इस प्रकार से।
इस प्रकार से। ये मैंने कह दिया भैया, यहां पे एक पॉइंट था, तूने इस पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या किया मेरे भाई, स्मॉल आर डिस्टेंस पर पेपर के टुकड़े रख दिए, कागज के टुकड़े रख दिए, मान ले इस प्रकार से। बिल्कुल सही बात है, तूने यहां पे कागज के टुकड़े रख दिए, तो अब होगा क्या, तो भैया जैसे ही तूने पत्थर यहां पे फेंका, तालाब में तूने पत्थर फेंका, तो तूने देखा होगा कि जो डिस्टर्बेंसेस होती है, जो डिस्टर्बेंस होती है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आगे फैलती है। डिस्टर्बेंस क्या होती है सर, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आगे फैलती है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो मैंने बोला कि मान ले यहां पे इस प्रकार से डिस्टर्बेंसेस फैल रही है, मान ले यहां पे इस प्रकार से डिस्टर्बेंस फैल रही है, इस प्रकार से, ठीक है सर, इस प्रकार से डिस्टर्बेंस फैल रही है, ठीक है सर, इस प्रकार से डिस्टर्बेंस फैल रही है, ये इस प्रकार से डिस्टर्बेंस फैल रही है, मान ले, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा, अबे समझ जाओ ना यार थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सर इस प्रकार से डिस्टर्बेंस फैल रही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया मेरी बात सुन, तूने क्या किया, तूने जैसे ही यहां पे पत्थर फेंका, यहां से एक डिस्टर्बेंस निकलनी स्टार्ट हुई, डिस्टर्बेंस निकली, तो भैया मैंने बोला कि मान ले उस वेव की फॉर्म में डिस्टर्बेंस फैलती है, तो मैंने बोल दिया कि मान ले उस वेव की जो स्पीड है वो मैंने क्या बोल दिया सर, वी है। मैंने बोल दिया उसकी स्पीड क्या है, वी है। मैंने बोल दिया वेव स्पीड इज वी, मैंने बोल दिया ठीक है बात। तो भैया अब मेरे को एक बात, मैंने बोला कि ये जो डिस्टर्बेंस है वो टी टाइम पे इन सभी पत्थर को, इन सभी कागज के टुकड़ों को मिल गई। ये जो डिस्टर्बेंस थी ये टी टाइम पे इन सभी टुकड़ों को क्या हुई, मिल गई। मैंने कहा बहुत सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया टी टाइम में ये जो वेव है वो कितना चल गई होगी, तो टी टाइम में सर, टी टाइम में कितना चल गई होगी, तो सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है सर, वी। कितने टाइम तक चली है, टी टाइम तक। तो मैंने बोला टी टाइम पे यहां पे पहुंच गई होगी, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, आर बराबर वीटी। तो क्या इस वीटी डिस्टेंस पे, इस वीटी डिस्टेंस क्या ये सभी हर डायरेक्शन में चली होगी, ये जो वेव है, ये जो वीटी डिस्टेंस है वो हर डायरेक्शन में चली होगी, इधर भी चली होगी, इधर भी चली होगी, इधर भी चली होगी। क्या ये सेम टाइम पे इन सभी कागज के टुकड़ों को मिल गई होगी? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो क्या ये सेम टाइम पे तूने देखा होगा कि ये जो कागज का टुकड़ा है ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर वापस उस पॉइंट पे आता है। तो तूने देखा होगा कि अगर ये डिस्टर्बेंस इन सभी कागज के टुकड़ों को सेम टाइम पे मिल रही होगी, तो इसका मतलब ये सभी कागज के टुकड़े एक ही वक्त पे ऊपर जाएंगे, अपनी एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर वापस अपनी मीन पे आएंगे, फिर वापस एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर वापस मीन पे आएंगे। तो क्या ये जो प्रोसेस है, क्या ये एक ही टाइम पे होगा सभी कागज के टुकड़ों के लिए? मैंने बोला बिल्कुल सर एक ही टाइम पे होगा। तो क्या इसका मतलब ये सारे के सारे जो कागज के टुकड़े हैं, क्या ये एक ही टाइम पे अपनी एक्सट्रीम और एक ही टाइम पे अपनी मीन पे पहुंचेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सर सही बात है। तो इसका मतलब क्या ये सारे के सारे जो कागज के टुकड़े हैं, क्या ये एक ही टाइम पे अपनी मीन और एक ही टाइम पे अपनी एक्सट्रीम, यानी कि इन सभी कागज के टुकड़ों ये जो ऑसिलेशन कर रहे हैं, क्या मैं इनको ऐसे बोल सकता हूं कि क्या ये सेम फेज में ऑसिलेशन कर रहे हैं? क्या ये सेम फेज में ऑसिलेशन कर रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल सर ये सेम फेज में ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो भैया ऐसे सभी पार्टिकल्स, तो भैया मैंने बोल दिया कि ऐसे सभी पार्टिकल्स का लोकस जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया मेरे भाई, वेव फ्रंट। लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स, कि भैया उन सभी पार्टिकल्स का लोकस जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, उसी को हमने क्या बोल दिया, वेव फ्रंट। यानी कि अगर तेरे से कोई वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछे तो सर क्या बोलेगा, सर लोकस ऑफ ऑल दोज
पार्टिकल्स दैट आर वाइब्रेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग भी बोल सकता है इन द सेम फेज is called कि भैया लोकस। अब कई बच्चे सोच रहे हैं लोकस क्या होता है? अबे पॉइंट को पॉइंट से मिलाना, बिंदु को बिंदु से मिलाना। अबे अगर तूने क्लास 10th में पढ़ा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो क्लास 10th में तूने लोकस की डेफिनेशन पढ़ी होगी। अब अगर एग्जांपल मैं लेके चलूं, सर्कल का एग्जांपल लेके चलूं, तो कि भैया किसी सर्कल की डेफिनेशन क्या बोलता था कि अगर कोई पॉइंट किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे और उसी प्लेन में चल रहा है, अगर कोई एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे चल रहा है और उसी प्लेन में चल रहा है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा? सर उस पॉइंट का लोकस होता था सर्कल। उस पॉइंट का लोकस क्या होता था? उस पॉइंट का लोकस होता था सर्कल। तो भैया वैसे ही भैया इन सभी बिंदुओं का लोकस क्या होगा जो कि किसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, किसमें ऑसिलेशन कर रहे हैं? सेम फेज में। कि भैया एक ही टाइम पे तो सब लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, एक ही टाइम पे सब लोग मीन पे आ रहे हैं, एक ही टाइम पे सब लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं और एक ही टाइम पे सब लोग मीन पे आ रहे हैं। तो भैया ऐसे सभी पार्टिकल्स का लोकस क्या होगा? वही उसी को हमने बोल दिया क्या सर? वेव फ्रंट। उसी को हाइगन साहब ने क्या बोल दिया? वेव फ्रंट। अब सर वेव फ्रंट अलग अलग शेप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि भैया हमारा सोर्स कैसा है, डिपेंड करता है भैया कि हमारा सोर्स कैसा है। तो भैया इसके लिए अगर अपन आगे पढ़ें कि भैया टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, अगर हम आगे पढ़ें टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। इसमें सबसे पहले इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें किसके लिए, मैंने बोला पॉइंट सोर्स के लिए। कि भैया मान ले अपने पास कोई एक बल्ब है, मैंने बोला कि भैया मैंने यहां पे एक बल्ब पकड़ लिया इस प्रकार से, तो क्या वो बल्ब एक पॉइंट सोर्स होगा? मैंने कहा बिल्कुल सर एक पॉइंट सोर्स होगा। तो क्या उस बल्ब में से जो रोशनी है क्या वो हर डायरेक्शन में निकलेगी? यहां भी निकलेगी, 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 यहां भी निकलेगी। तो क्या हर डायरेक्शन में रोशनी निकलेगी? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो मैंने बोला कि मान ले यहां पर तेरे पास एक बल्ब है जिसको मैंने एस नाम दे दिया। बिल्कुल सर। तो क्या इसमें से जो रोशनी है वो हर डायरेक्शन में निकलेगी? मैंने कहा बिल्कुल सर हर डायरेक्शन। तो भैया क्या तेरे को ये फील आ रही है कि सर उसका जो वेव फ्रंट होगा क्या वो स्फेरिकल नेचर का होगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब सर पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो किस शेप का होगा? सर वो स्फेरिकल शेप का होगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपको वेव फ्रंट्स देखने के लिए मिलेंगे। किसके लिए? मैंने बोला पॉइंट सोर्स के लिए। तो इसका मतलब सर पॉइंट सोर्स के लिए द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। कि भैया पॉइंट सोर्स के लिए जो शेप ऑफ वेव फ्रंट होती है सर वो स्फेरिकल नेचर की होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि तेरे को अगर एक सेकेंड ठीक है भैया। वहीं अगर मैं बात करूं कि अपने पास अगर लाइन सोर्स हो, लीनियर सोर्स, इस प्रकार से अगर मेरे पास कोई लीनियर सोर्स हो, लीनियर सोर्स का मतलब कि मान ले तेरे पास कोई ट्यूबलाइट हो इस प्रकार से,
तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए जो पेन है ये तेरा लीनियर सोर्स है, तो इससे क्या होगा सर, ये छोटे 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 पॉइंट सोर्स से मिलकर बना होगा। तो मैंने बोला कि मैंने अगर इस पॉइंट को पकड़ा तो इस पॉइंट से जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। क्या हर डायरेक्शन में जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल सर, हर डायरेक्शन में जाएगी। वैसे ही क्या हर पॉइंट्स की वजह से जो लाइट है वो हर दिशा में जाएगी, और ये जो सभी जो लाइट्स हर दिशा में जा रही है ये मिलके एक प्रकार का सिलेंडर बनाएंगी। मैंने बोला बिल्कुल सर। तो भैया ये मिलके एक प्रकार का इस प्रकार से क्या बनाएंगी सर, एक सिलेंडर फॉर्म करेंगी, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या करेंगी सर, एक सिलेंडर फॉर्म करेंगी। तो भैया अगर तेरे से कोई पूछे कि सर लीनियर सोर्स के लिए लीनियर सोर्स के लिए शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसे होगी? शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। तो भैया इसमें से जो लाइट है वो कुछ इस प्रकार से निकल रही होगी। इधर देखो यार, इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे। मतलब आप समझो कि भैया इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है इस हर दिशा में, वैसे ये जो लीनियर सोर्स है वो इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स से मिलकर बना होगा। तो इससे जो लाइट है वो हर दिशा में जाएंगी, तो वो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को फॉर्म करेंगी। बात आई समझ में? तो भैया अब तेरे से कोई पूछे कि भैया शेप ऑफ वेव फ्रंट फॉर लीनियर सोर्स कैसा होगा, तो वो अपन बोलेंगे कि सर वो लीनियर जो सोर्स होगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स को फॉर्म करेगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं तेरे पास ऐसा बोलूं कि तेरा जो सोर्स है, कि भैया तेरा जो सोर्स है वो इंफिनिटी पर है, अगर अपने पास जो लाइट रेज है वो पैरेलल रेज आ रही हैं। पैरेलल रेज का मतलब कि अगर जो लाइट रेज हैं वो कुछ इस प्रकार से आ रही है, इधर देखो यार, इस प्रकार से, इस प्रकार से। खैर इनको अपन बाद में लपेटेंगे। तो भैया याद रखना कि ये हो गई भैया हमारी वेव फ्रंट्स के बारे में चर्चा की। भैया वेव फ्रंट्स होते क्या है? सबसे पहली बात, लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा? स्फेरिकल। लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा? सिलेंड्रिकल। तो अब मेरी बात सुन, मैंने बोला कि मैंने यहां पर सबसे पहले मैं इस फाइल की कॉपी बना लूं एक, ठीक है भैया। अब मैं अगर तेरे से बोलूं कि भैया मैंने बोला कि मैंने एक यहां पे वेव फ्रंट पकड़ लिया इस प्रकार से, और मैंने इस पे 3 पॉइंट्स मार्क किए, ए, बी और सी। बिल्कुल सर, 3 पॉइंट्स मार्क किए। तो अब अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि क्या ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं, क्या इनका जो फेज है वो सेम होगा? मेरे को एक बात बता, क्या ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं? मैंने बोला बिल्कुल सर, एक ही वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या थी? लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट या हर एक बिंदु, हर किसी एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट पे लाई करने वाले 2 बिंदु के बीच का जो फेज होगा वो हमेशा सेम होगा। क्योंकि भैया वेव फ्रंट की डेफिनेशन ही क्या थी? लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो इसका मतलब सर क्या हो गया? इसका मतलब अगर मैं फेज को फाई से रिप्रेजेंट करूं तो फेज ऑफ ए बराबर फेज ऑफ बी बराबर फेज ऑफ सी। बिल्कुल सही बात है सर, यही होगा। वहीं अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट पकड़ लूं कुछ इस प्रकार से, पी, क्यू और आर, तो क्या ये पी, क्यू और आर 3 पॉइंट्स जो हैं, क्या वो इस वाले वेव फ्रंट के ऊपर लाई कर रहे हैं? तो इसका मतलब सर फेज ऑफ पी बराबर फेज ऑफ क्यू बराबर फेज ऑफ आर। तो इसका मतलब वैसे ही सर फेज ऑफ पी बराबर फेज ऑफ क्यू बराबर फेज ऑफ आर।
और यही हमारी भैया वेव फ्रंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि किसी एक वेव फ्रंट पर लाई करने वाले दो बिंदु का जो फेज होता है वो हमेशा सेम होता है। और हमने उसी प्रॉपर्टी को यहां पे लिख दिया कि फेज ऑफ एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन अ पर्टिकुलर वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। तो भैया अगर मैं तेरे से पूछूं कि अगर तेरे से कोई पूछ ले कि भैया मेरे को यह बता दो फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी क्या होगा, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी क्या होगा, तो सर सबसे पहले ये देखो पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, ये जो दोनों पॉइंट्स है वो एक ही वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं और एक ही वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो फेज है वो सेम होगा। और अगर फेज सेम होगा तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा सर, जीरो। वैसे ही अगर तेरे से कोई बोले फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी क्या होगा, सर वो भी जीरो ही होगा, एक ही वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं। वैसे ही सर फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए बराबर क्या होगा, जीरो। और सेम कहानी किसके लिए होगी, पी क्यू और आर इन तीनों के आपस के डिफरेंस के लिए। बात आई समझ में? ठीक है, तो भैया एक पॉइंट और हो गया कि फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स lying on a same wavefront will always be zero. Phase difference between any two points lying on a same wavefront will always be zero. ठीक है, बिल्कुल सर सही बात है। और एक और चीज है क्या कि फेज डिफरेंस, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके या इसके बीच का डिफरेंस, इसके या इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो वो भैया हमेशा एक कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ पी, तो ये बराबर होगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ क्यू, और एक कांस्टेंट होगा। बात आई समझ में? ये एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, चाहे तू इसका इसके साथ ले ले, इसका इसके साथ ले ले, या इसका इसके साथ ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, बात आई समझ में? बोलो यार। बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो भैया ये भले ही मैं थोड़ी सी बहुत ये खिचड़ी पका लूं, लेकिन तेरे को ये इतना नहीं लिखना, तू केवल और केवल इतना लिखना कि भैया ये वेव फ्रंट्स के लिए लिख लिया कि भैया पॉइंट सोर्स के लिए क्या होता है, और ये लिख लिया लीनियर सोर्स के लिए क्या होता है। बिल्कुल सर, ये लिख लिया। अब अगर वो तेरे से ऐसा बोले, अब अगर मैं तेरे को यहां पे एक सेकंड पॉइंट और बताऊं वेव फ्रंट्स के लिए। सबसे पहले अगर अपन वेव फ्रंट्स की बात करें तो वेव फ्रंट्स में क्या लिखा, सबसे पहले locus of all the particles that are vibrating in the same phase, ये तेरी क्या हो गई डेफिनेशन। दूसरा, फॉर लीनियर सोर्स, shape of wavefront is spherical। ठीक है, और पॉइंट सोर्स के लिए सॉरी, वहीं अगर फॉर लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स के लिए सर शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। ठीक है भैया, चौथा पॉइंट, फेज of any two points on the same wavefront will always be the same। और पांचवा पॉइंट, फेज डिफरेंस between any two points of a same wavefront
will always be 0। अब तो सर ये आप क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता है। मैंने कहा भाई लिख ले यार थोड़ा सा प्लीज, ठीक है कोई बात नहीं लिख ले थोड़ा सा, ठीक है। तो भैया अब सर ये क्यों बताया भैया, एक बार इस पे एडवांस पे क्वेश्चन भी आ गया था। कौन सा क्वेश्चन था वो कुछ ये क्वेश्चन था, मैं लिख के लेके आया हूं। ठीक है ये वाला, ये मैं लिख के लेके आया हूं। क्या सर ये एडवांस में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है कि भैया ये जो 2 लाइट रे हैं वो इस प्रकार से जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये उनके वेव फ्रंट्स, अरे यार सॉरी ये पहले दिखा दिया, ये भी पहले मैं अपन समझ लेते हैं कि भैया वेव फ्रंट्स को बनाना कैसे है। ठीक है अपन पहले इसको समझ लेते हैं कि भैया वेव फ्रंट को बनाना कैसे, ठीक है। अब मेरी बात सुन, मैंने बोला कि भैया ये मान ले एक पॉइंट सोर्स है, मैंने बोला बिल्कुल सर ये एक पॉइंट सोर्स है, बिल्कुल सही बात है सर। तो भैया अब मेरी बात सुन, इसमें से जो रे निकलेंगी, अब मान ले ये बल्ब है तो भैया इससे जो रे है वो इसी प्रकार से निकलेंगी। मैंने बोला ठीक है, तो इसमें से जो रे है क्या वो इस प्रकार से निकल रही होंगी, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से निकल रही होंगी। मैंने कहा बिल्कुल सर इसी प्रकार से निकल रही होंगी। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया किसी टी टाइम पे अगर मैं इसका वेव फ्रंट बनाऊं तो क्या वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा, किसी टी टाइम पे अगर मैं इसका वेव फ्रंट बनाऊं तो क्या वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा, कुछ इसी प्रकार से बनेगा। ऑल्दो थोड़ा सा ये सही नहीं बना, फिर भी अगर मैं चलो इसको थोड़ा सा छोटा ही दिखा दूं तो ये कुछ इसी प्रकार से बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल सर इसी प्रकार से बनेगा। तो क्या यहां से तेरे को समझ में आ रही है कि भैया सर जो लाइट रेज है वो हमेशा परपेंडिकुलर है किसके, सर वेव फ्रंट के। तो यहां से तू यहां से भी देख सकता है कि सर जो लाइट रेज है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेव फ्रंट्स के, इस प्रकार से। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि जो वेव फ्रंट्स हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर हैं किसके, सर लाइट रेज के दोनों। अब मेरी बात सुन, क्या तू अगर तेरे को तू ऐसा बोले कि सर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो क्या तू ऐसे भी बोल सकता है सर बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो ये भी सही है। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, तो भैया ये सेंटेंस भी सही है। बात आई समझ में। तो भैया क्यों सर ये जो सोर्स है वो एक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो सेंटर है इसी पे तूने सोर्स रखा, और इस सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल ही है। तो भैया अगर इस सेंटर से कोई भी लाइन जा रही है जो स्फीयर को कट कर रही है तो क्या वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, अबे प्रॉपर्टी होती है यार। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहां से वेव फ्रंट्स की एक प्रॉपर्टी और समझ में आई कि भैया वेव फ्रंट्स are always perpendicular to the ray of light। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। या फिर और इसको और वाइस वर्सा, अंग्रेजी, ठीक है इसको ऐसे भी बोल सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है सर ये हो गई। तो यानी कि आज से याद रखना कि जो रे ऑफ लाइट है वो वेव फ्रंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। या फिर तो ऐसे भी बोल सकता है कि जो वेव फ्रंट है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। ये तो किसके लिए बना दिया हमने सर, ये तो हमने बना दिया पॉइंट सोर्स के लिए। तो भैया लाइन सोर्स के लिए बना ले, लीनियर सोर्स के लिए। लीनियर सोर्स के लिए कैसे बनाएगा, तो भैया लीनियर सोर्स के लिए ऐसे बना देंगे कुछ इस प्रकार से। लीनियर सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो भैया इससे जो लाइट रेज निकलेंगी क्या वो कुछ इस प्रकार से निकलेंगी। मैंने कहा बिल्कुल सर इस प्रकार से निकलेंगी।
तो अगर तू ऊपर से देखेगा तो ये हर पॉइंट पे, वेव फ्रंट के हर पॉइंट पे ये जो लाइट रेज है वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर ही होंगी। अब अगर तेरे को कोई ऐसा बोल दे कि इफ लाइट रेज आर पैरेलल, इफ लाइट रेज आर पैरेलल, और यही मैंने भैया यहां पे ये लिख दिया है, यही मैंने यहां पर लिख दिया है इस प्रकार से, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि सर, मैंने बोला कि मान ले इस सोर्स की जो पावर है, इस सोर्स की जो पावर है वो P है, ठीक है, मैंने बोल दिया इस सोर्स की जो पावर है वो P है। पावर का मतलब कि सर एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, कि भैया एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकली, ठीक है। तो भैया मैंने बोल दिया कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो मैंने बोल दिया R है, ठीक है। तो अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया एक सेकंड में इस सर्कल को कितनी एनर्जी मिली होगी, तो तू बोलेगा सर जितनी इससे निकली होगी। बिल्कुल सही बात है। तो सर जितनी एनर्जी एक सेकंड में इससे निकली होगी, क्या उतनी ही एनर्जी इस सर्कल को मिल गई होगी, इस वाले वेव फ्रंट को मिल गई होगी? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि अगर मैं पूछूं कि भैया मेरे को यह बता दे कि क्या ये जो एनर्जी है पूरी की पूरी, जो एक सेकंड में एनर्जी निकली है, क्या ये 4 पाई आर स्क्वायर के स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी? क्यों? क्योंकि इस सर्कल का जो हर एक पॉइंट है वो इस सोर्स से सेम डिस्टेंस पर है सर। आपने, और दूसरा, आपने सोर्स को इसके सेंटर पे रख दिया, क्योंकि सोर्स भी वही है जहां पे इसका सेंटर है। तो इसका मतलब सर ये जो एक सेकंड में जो भी एनर्जी निकली होगी, क्या वो पूरी की पूरी इस 4 पाई आर स्क्वायर के स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्या ये 4 पाई आर स्क्वायर के स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी? तो भैया इसी को तो मैंने क्या बोल दिया सर, इसी को तो मैंने बोल दिया इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता था सर? इंटेंसिटी बेसिकली होता था एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो सर यहां पे जो एक सेकंड में जो भी एनर्जी निकली वो 4 पाई आर स्क्वायर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यही तो तेरी क्या हो गई? इंटेंसिटी हो गई। तो इसका मतलब सर, अब पॉइंट सोर्स के लिए मैं बात करूं तो जो इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जो इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो भैया ये चीज याद रखना कि पॉइंट सोर्स के लिए, फॉर पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी is inversely proportional to square of distance। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। अब अगर वहीं पे मैं लाइन सोर्स के बारे में बात करूं, वहीं पे अगर मैं तेरे से लाइन सोर्स के बारे में बात करूं, तो सर लाइन सोर्स के बारे में अगर मैं इनको मिटा दूं एक बार के लिए, इनको अगर मैं मिटा दूं, ठीक है, लाइन सोर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो भैया मैंने बोल दिया कि मान ले इस लाइन सोर्स का जो पावर है वो P है, इस लाइन सोर्स का जो पावर है वो P है। तो इसका मतलब एक सेकंड में जो भी एनर्जी निकली होगी, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इस सिलेंडर को एक सेकंड में कितनी एनर्जी मिली होगी, तो बोलेगा सर जितनी इस सोर्स से निकली होगी। तो भैया इस सोर्स की जितनी पावर होगी, क्या एक सेकंड में उतनी ही इसको एनर्जी मिल जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया मैंने बोल दिया कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, इस लीनियर सोर्स की जो लेंथ है वो मैंने बोल दिया स्मॉल एल है, और मैंने बोल दिया इस सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने बोल दिया भैया स्मॉल आर। इस सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने बोल दिया स्मॉल आर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो भी एनर्जी एक सेकंड में निकली होगी इस लीनियर सोर्स से, क्या वो इसके कर्व सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी? सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका मतलब जो भी एक सेकंड में एनर्जी निकली, क्या वो इसके कर्व सरफेस एरिया को मिल गई? और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल। तो इसका मतलब 2 पाई आर एल, यही तेरी क्या हो गई? इंटेंसिटी हो गई। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं, जो इंटेंसिटी है लीनियर सोर्स के लिए, जो इंटेंसिटी है, अगर मैं ऐसा बोलूं फॉर लीनियर सोर्स, इंटेंसिटी
इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r टाइम्स, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 पावर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जबकि अगर पॉइंट सोर्स के बारे में बात करें तो भैया पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी किस प्रकार से वेरी कर रही थी सर, वो 1/r² के प्रोपोर्शनल थी। अगर तेरे से कोई पूछे कि भैया ये कोई बल्ब है, इससे अगर तू 2 मीटर दूर जाएगा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, क्यों, 1/r² के प्रोपोर्शनल हो रही है। लेकिन अगर वहीं पे तू एक ट्यूबलाइट ले आए इस प्रकार से और तब तू पूछे कि भैया 2 मीटर पे मेरे को कितनी इंटेंसिटी मिल रही होगी, तो तू कह देगा कि सर वो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। तो इसीलिए हम प्रिफर करते हैं भैया लीनियर सोर्स को एज कंपेयर टू द पॉइंट सोर्स को। बात आई समझ में, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी है वो लीनियर सोर्स के मुकाबले वो डिस्टेंस के हिसाब से जल्दी खत्म होती है, जल्दी कम होती है। बात आई समझ में, ठीक है भैया। तो ये जल्दी से ये लिखना, ये मैंने लिख लिया यहां पे इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ठीक है, यहां पे ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहां पे, ये तू नोट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं यार। अब यहां पे एक पॉइंट और आता है कि सर कि अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर मैं ऐसी बात करूं कि भैया लाइट रे को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने के लिए हमेशा सेम टाइम लगेगा, कि भैया अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं यहां पे लाइट रेज बनाऊं तो लाइट रेज कुछ इस प्रकार से बनेंगी। तो अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि भैया इस लाइट रे को, इस वाली लाइट रे को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम इस लाइट रे को यहां से यहां जाने के लिए लगेगा। ठीक है, कि भैया टाइम टेकन बाय 2 लाइट रेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। याद रखना कि भैया 2 लाइट रेज को किन्हीं 2 वेव फ्रंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमेशा सेम टाइम ही लगेगा। बात आई समझ में, ठीक है। तो भैया एक चीज और ये लिख लेना कि सर टाइम taken by 2 light rays in will always be सेम। ठीक है, अब वो मैं जिस एडवांस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था वो मेरे को दिखा देना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन एडवांस में आया था, ठीक है, कि उसने इस प्रकार से 2 लाइट रेज दे दी जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रहे हैं, तो उसने भैया यहां पे वेव फ्रंट्स बना के दे दिए। या फिर इससे भी पहले अब एक काम करते हैं, अपन वेव फ्रंट्स बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुन, हाइगन्स वेव थ्योरी ने कहा कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। बिल्कुल सही बात है। फिर हमने बात आई कि सर वेव फ्रंट होता क्या है, तो हमने बात की कि भैया सर लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज आर कॉल्ड वेव फ्रंट। दूसरा पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स दैट आर लाइंग ऑन अ सेम वेव फ्रंट विल हैव द सेम फेज। फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स दैट आर लाइंग ऑन द सेम वेव फ्रंट, की किसी एक वेव फ्रंट के सभी बिंदुओं के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तीसरा पॉइंट, और चौथा कि रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। पांचवा पॉइंट, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। छठा पॉइंट कि 2 लाइट रे को किसी एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने के लिए हमेशा सेम टाइम लगेगा। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। अब
जब इतना वेव फ्रंट के बारे में पढ़ लिया, अब जितना अपन वेव फ्रंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि हम वेव फ्रंट बनाएंगे कैसे, हम वेव फ्रंट बनाएंगे कैसे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ही ये तेरा सिलेंड्रिकल सोर्स के लिए हो गया, ठीक है, यहीं पे अगर मैं तेरे से एक सवाल और पूछूं कि अगर तेरे को लाइट रेज पैरेलल रेज दे दी जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से पैरेलल लाइट दे दी जाए, मतलब ये मान ले एक पेन है और ये मान ले कोई दूसरा पेन है, ठीक है, ये एक रे है और ये एक दूसरी रे है, इसके ऊपर तीसरी रे है और इसके ऊपर ऐसे चौथी रे है, तो इस प्रकार से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अब इनके लिए पैरेलल रेज ऑफ लाइट के लिए, इनके लिए तू वेव फ्रंट कैसे बनाएगा? तो सर जैसा कि आपने बताया कि रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, या फिर वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। तो सर यहां पे हमें रे ऑफ लाइट गिवन है, हमें तो वेव फ्रंट बनाना है, तो सर मैं वेव फ्रंट कैसे बनाऊंगा? तो बस कुछ मत कर यार, कुछ मत कर, सीधा सा सीधा यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और अगर मैं ऐसा बोलूं यहां पे भी ऐसे ड्रॉ कर दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ऐसे 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 ड्रॉ कर दे, बात आ रही है समझ में? इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये तेरी क्या हो गई? वेव फ्रंट्स हो गए, ये तेरे क्या हो गए? वेव फ्रंट्स हो गए। लेकिन अगर मैं तेरे को यहीं पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे दूं, पैरेलल बीम दे दूं, बीम का मतलब क्या हो गया कि सर एक रे ऑफ लाइट ये है, एक यहां पे है, एक इसके ऊपर है, एक इसके पास में है, एक इसके नीचे है, एक यहां पे है, एक यहां पे, मतलब ऐसे बंडल ऑफ रेज दे दूं, तो उसके लिए कैसे बनाएगा? इस प्रकार से बंडल ऑफ रेज दे दूं। अब 3D में यार कैसे दिखाऊं, यहां पे 2D बोर्ड है, फिर भी तो भैया इनके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो एक प्लेनर शेप का बनेगा। इनके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर शेप का बनेगा, कुछ इस प्रकार का। कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा, इस प्रकार का प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको फिल आउट करके बताऊं तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का वेव फ्रंट बनेगा यहां पे, इस प्रकार का। अबे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन गॉस लॉ फ्लक्स कैलकुलेशन ही किया करते थे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही थी परपेंडिकुलरली, वैसा ही है ये। बात आई समझ में? जैसे अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ा करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, वैसे ही वाली बात है कि रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, या फिर वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो भैया इसी प्रकार से ये किसके लिए हो गया? ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए हो गया। ठीक है, अब अपन अगर बात करें कि सर वेव फ्रंट्स तो चलो सीख गए, अब अलग अलग केसेस के लिए मैं तेरे को कुछ वेव फ्रंट्स बनवाना सिखाता हूं। कैसे कि भैया मान ले अगर मैं तेरे को इस प्रकार से एक क्वेश्चन दूं कि भैया मैंने यहां पर एक यहां पे प्लेन मिरर ले लिया कुछ इस प्रकार से, यहां पर मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया कुछ इस प्रकार से, और इस पे मैंने रे ऑफ लाइट गिराई कुछ इस प्रकार से, पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिराई। ठीक है, तो भैया तेरे को पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो ये इस प्रकार से जाएंगी। बिल्कुल सर,
इस प्रकार से जाएंगी। बिल्कुल सर, ये इस प्रकार से जाएंगी। तो अगर उसने तेरे को इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे दिया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे दिया, और उसने तेरे को बोला कि भैया ड्रॉ द शेप ऑफ वेव फ्रंट, कि भैया इसके लिए मेरे को वेव फ्रंट की शेप बना के दिखाओ, इसके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको पकड़, क्या ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो सर हमें पता है कि रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, या फिर वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है। यहां पे हमें रे ऑफ लाइट गिवन है, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, रे ऑफ लाइट हमें गिवन है। तो अगर रे ऑफ लाइट गिवन है भाई, तो सीधी सी बात है, इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तेरे को क्या मिल जाएगी? शेप ऑफ द वेव फ्रंट। तो इसका मतलब अगर तू इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाएगा तो क्या वो कुछ इसी प्रकार से बनेंगे? इसी प्रकार से बनेंगे। बोलो यार, इनके लिए बिल्कुल इंसिडेंट रेस के लिए। और अगर तू इन रिफ्लेक्टेड रेस के लिए बनाएगा, तो भैया इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, वो कुछ इस प्रकार बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से बनेंगे। अब कई बच्चे कह देते हैं कि सर नहीं, हमें तो सिर्फ केवल और केवल वेव फ्रंट्स दिखाओ। तो तू वेव फ्रंट्स देख ले यार। कैसे? अगर मैं इनको मिटा दूं, ठीक है, ये इस प्रकार से। ऑल दो ये भैया इसका ड्रॉबैक भी है कि अब मेरे को एक बात था, उसने तेरे को इस प्रकार से वेव फ्रंट्स बना के दे दिए, तो हमें यहां पे ये पता नहीं चल रहा कि भैया रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, कि भैया रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही है या फिर यहां से यहां जा रही है, ये हमें यहां से पता नहीं चल रहा। अबे मेरी बात सुन, कोई तेरे को ऐसे वेव फ्रंट बना के दे दे और उसने कह दिया कि बता दो भैया, कि मेरे को ये बता दो कि लाइट रेज बना के दिखा दो, तो भैया तू यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि तू एक तो ऐसे बना देगा, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे बना देगा। रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। लेकिन अब तो ये कैसे दिखाएगा कि भैया रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जा रही है या फिर यहां से ऐसे आ रही है? कैसे दिखाएगा? तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। बात आई समझ में? ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। बोलो यार, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो अब यहीं पे अगर वो तेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, क्या कि अगर वो उसने तेरे को यहां पे एक कन्वेक्स लेंस दे दिया, उसने तेरे को यहां पे एक कन्वेक्स लेंस दे दिया इस प्रकार से, ठीक है, उसने तेरे को यहां पे एक कन्वेक्स लेंस दे दिया, ठीक है, और उसने तेरे को यहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे दी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ठीक, तो तेरे को पता है कि जब कन्वेक्स लेंस के लिए जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वो एक ही जगह पे फोकस हो जाती है, उसके फोकस पे एक ही जगह पे क्या हो जाती है मेरे भाई, वो कंसंट्रेटेड हो जाती है। तो इसका मतलब ये एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से। अब तो कहेगा कि सर ये एक ही जगह पे इकट्ठी होगी जिसको हम बोलते थे फोकस। बोलो यार, ऑल दो ये सब हम पैराक्सियल रेस के लिए करेंगे, लेकिन वो सारी कहानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की है। लेकिन अभी तो एक इतना समझ कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और ये एक ही जगह पे सारी की सारी क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, फोकस। तो अब ये यहाँ पे रुकी रहेंगी क्या? नहीं, यहाँ से और आगे जाएंगी। तो इसका मतलब ये ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। अब उसने बोल दिया कि मेरे को भैया इस वाले सिस्टम के लिए क्या बना के दिखाओ, आप वेव फ्रंट बना के दिखाओ। तो सर सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ करने जाएंगे तो वेव फ्रंट जैसे ही तू यहाँ पे ड्रॉ करेगा, यहाँ के लिए तो पैरेलल रेज है, पैरेलल रेस के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करेगा तेरे को यहाँ पे वेव फ्रंट्स की क्या मिल जाएगी, शेप मिल जाएगी।
कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई, इस प्रकार से तेरे को क्या मिल जाएगी, वेव फ्रंट्स की शेप मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करें इनके लिए तो भैया कुछ मत कर, बस एक ही चीज याद रख, वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। तो भैया इन सारी रेज ऑफ लाइट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे और उन सारे बिंदुओं को आपस में मिला दे, तो वो तेरा क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से, इस पे इस प्रकार से परपेंडिकुलर, इस पे इस प्रकार से बनेंगे। यहां पे देख ले भैया, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से बनेंगे। और वहीं अगर तू इन वाली रेस के लिए बनाएगा तो इन वाली रेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, कुछ इस प्रकार से। देख ले भाई, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से तेरे को क्या मिलेगी भैया, शेप ऑफ वेव फ्रंट मिलेगी। अब यहीं पे तूने, अब एक क्लास 10th की तेरे को एक याद फिर से रिकॉल कराता हूं, तूने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सर पावर बराबर होता है, कि पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तूने पढ़ा होगा। तो अगर अपन लेंस के लिए बात करें तो लेंस के लिए जो पावर का फॉर्मूला आता था वो आता था सर 1 में फोकल लेंथ। और सर वैसे ही अगर अपन मिरर के लिए बात करें तो सर उसके लिए आता था -1/f। बिल्कुल सर सही बात है, यही फॉर्मूला आता था। तो सर अगर मैं मिरर के लिए अगर मैं बात करूं, वहां पे क्या होता था कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी, ये बेसिकली क्या बताता था कि सर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पास कितनी कन्वर्ज करने की पावर है, जिस इंस्ट्रूमेंट के पास जितनी कन्वर्ज करने की पावर होती थी सर वही उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होती थी। जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा कन्वर्ज करता था उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होती थी। लेकिन अगर अपन यहां पे पढ़ें, अगर अपन यहां पे वेव फ्रंट के रूप से पढ़े, वेव फ्रंट के हिसाब से पढ़े, तो मेरे को एक बात बता, क्या शुरू में वेव फ्रंट्स की जो शेप थी क्या वो एक प्रकार से लीनियर थी, प्लेनर थी? बिल्कुल सर। अब जैसे ये यहां पे आया तो क्या वेव फ्रंट्स की जो शेप है क्या वो स्फेरिकल देखने को मिल रही है? बोलो यार, क्या जो वेव फ्रंट्स की जो शेप है क्या वो स्फेरिकल देखने को मिल रही है? मैंने कहा बिल्कुल सर स्फेरिकल देखने को मिल रही है। तो भैया याद रखना, अगर अपने पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मान ले तेरे पास कोई बॉक्स है, बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, चाहे लेंस हो सकता है, चाहे मिरर हो सकता है, चाहे कनकेव लेंस, चाहे कनकेव कन्वेक्स लेंस, चाहे कनकेव मिरर, चाहे कन्वेक्स मिरर, चाहे स्लैब, भले ही कुछ भी हो, अगर वो इंस्ट्रूमेंट शेप ऑफ द वेव फ्रंट्स को चेंज कर दे तो भैया उसके पास पावर है। इफ द इंस्ट्रूमेंट हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट देन इट विल डेफिनेटली हैव द पावर। उसके पास पावर होगी ही होगी। बात आई समझ में? बिल्कुल सर बात आई समझ में। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि अगर इस सिस्टम के लिए बात करूं तो सर क्या यहां पे एक प्लेन मिरर है? तो भैया प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो इंफिनिटी होती है। प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो इंफिनिटी होती है। बिल्कुल सर इंफिनिटी। क्यों? अबे ये लाइन है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये लाइन एक ऐसे सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस इंफिनिटी है? और अगर मैं यहां पे ऐसा बोल दूं ये एक प्लेन मिरर है, तो क्या एक ऐसे स्फीयर का पार्ट है जिसकी रेडियस इंफिनिटी है? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि इसकी जो फोकल लेंथ हो गई वो इंफिनिटी हो गई। और अगर तो इसके लिए पावर लिखेगा तो मिरर के लिए जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है सर -1 में फोकल लेंथ। तो इसका मतलब यहां पे -1 इंफिनिटी, इसका मतलब हो गया 0। इसका मतलब सर इसकी पावर क्या होगी? 0। इसका मतलब ये वेव फ्रंट्स की शेप को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और वही तो यहां से देख सकता है कि जब इंसिडेंट रेज आई तब जो वेव फ्रंट की शेप थी वो प्लेनर थी, पैरेलल वेव फ्रंट्स थे। और वैसे ही जब ये रिफ्लेक्टेड रेस के लिए तूने बनाया तब भी क्या है भैया? पैरेलल वेव फ्रंट्स ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके लिए बात करूं तो सर इसके लिए फोकल लेंथ कुछ ना कुछ होगी। वो फोकल लेंथ होती है सर f बराबर r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ठीक है, तो वो तू यहां पे रखेगा, जो भी तेरे को गिवन होगी वो तेरे को यहां पे क्या मिल जाएगी? इसकी पावर मिल जाएगी। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर आ गई। बोलो यार। ठीक है सर। वहीं अगर मैं तेरे से बात करूं यहां पे एक और, अब तू क्वेश्चन करके दिखाएगा मेरे को। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि मैंने यहां पर
मैंने यहां पर एक कनकेव लेंस दे दिया, मैंने यहां पर एक कनकेव लेंस दे दिया इस प्रकार से, ठीक है, मैंने यहां पर एक कनकेव लेंस दे दिया इस प्रकार से, और मैंने बोल दिया कि भैया मैंने इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी इस प्रकार से, ठीक है, और मैंने यहां पर भेजी पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो तुम्हें पता है कि सर कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो डाइवर्ज करता है रेस को। बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये जो लेंस है वो इन रेस को क्या कर देगा, फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और अगर मान ले कोई बंदा, मान ले मैं अगर इसको एरो से दिखाऊं, मान ले कोई बंदा अगर यहां पे खड़ा होगा तो उसको जो रेज ऑफ लाइट आती हुई दिखाई देंगी उसकी आंखों में, वो यहां से आती हुई दिखाई देंगी। उसको लगेगा कि भैया जो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो यहां से आ रही हैं। बिल्कुल सर, खैर ये अभी हमें नहीं करना, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुन, अब उसने कह दिया कि भैया ड्रॉ द शेप ऑफ वेव फ्रंट, इसके लिए मेरे को वेव फ्रंट बना के दिखाओ, आप इसके लिए आप मुझे वेव फ्रंट बना के दिखाओ। तो कैसे बनाएंगे, तो भैया इसके लिए अगर अपन वेव फ्रंट बनाने जाएंगे तो इसके लिए जो वेव फ्रंट बनेगा, सर शुरू में तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर वेव फ्रंट होगा, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से वेव फ्रंट होगा। वहीं अगर तो इन वाली रेज के लिए बनाएगा तो सर इन वाली रेज के लिए जो वेव फ्रंट होंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, कुछ इस प्रकार से वेव फ्रंट्स बनेंगे। बात आगे समझ में, कुछ इस प्रकार से ये वेव फ्रंट्स बनेंगे। बिल्कुल सर सही बात है, इस प्रकार से वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो भैया याद रखना कि अब तेरे को कोई भी सेटअप दे दे और तेरे को भैया रेज ऑफ लाइट बना के दे दे, तेरे को क्या करना है, तेरे को सिर्फ वेव फ्रंट्स बना देने हैं। तेरे को इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि सर रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, नहीं, या फिर वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, कैसे भी, ठीक है। बात आई समझ में, बिल्कुल सर बात आ गई समझ में, ठीक है। अब अगर तेरे को कोई यहां पे रिफ्रैक्टिव मीडियम दे दे कुछ इस प्रकार से, यहां पे कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम दे दे, इसको सपोज तेरे को इस प्रकार से रिफ्रैक्टिंग मीडियम दे दे, ठीक है। उसमें क्या बोला उसने कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। तो उसने बोला कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बिल्कुल सही बात है सर, ऐसे है, ठीक है। तो अब अगर अपन इसके लिए बनाएंगे तो उसने बोल दिया कि मेरे को इसके लिए आप वेव फ्रंट की शेप ड्रॉ करके दिखाओ, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट्स की जो शेप होगी वो सर वैसे ही बनेगी। सर ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो इनके लिए जो शेप ऑफ वेव फ्रंट बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेंगी, ऐसे,
ऐसे, ठीक है। और यहां पे परपेंडिकुलर भी दिखा देना। और सर अगर उसने रिफ्रैक्टिंग रेस के लिए बोल दिया, रिफ्रैक्टेड रेस के लिए बोल दिया, तो उनके लिए जो वेव फ्रंट की शेप होगी वो कुछ इस प्रकार से बना देना यार, इनके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। तो अब भैया कोई भी सिस्टम हो, उन सभी के लिए तेरे को वेव फ्रंट्स बनाना आता है। अगर कल को तेरे को वेव फ्रंट बना के दे दे और तेरे को बोल दे कि भैया मेरे को रे ऑफ लाइट बना के दिखाओ, तो तू रे ऑफ लाइट भी बना देगा। किस चीज का इस्तेमाल करके? कि सर रे ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। बात आ गई समझ में? मैंने कहा बिल्कुल सर, बात आ गई समझ में। तो भैया जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो यार, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। ठीक है भैया, तो हो गई, लिख लिया, ये नोट कर लिया। जल्दी से इसको भी नोट कर लो यार, इसको भी नोट कर लो जल्दी। हो गया? बिल्कुल सर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं तेरे को एक मैं होमवर्क दे रहा हूं कि अगर मान ले तेरे को यहां पे कल को, तेरे को यहां पे कल को एक कनकेव मिरर बना के दे दे, कनकेव मिरर बना के दे दे कुछ इस प्रकार से, और उसने कह दिया कि कनकेव मिरर के लिए ये आपकी हो गई क्या सर? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। और उसने बोला कि यहां से रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रही, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो तेरे को पता है 10th क्लास से कि सर कि ये सारी की सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे और उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सर फोकस। तो इसका मतलब सर यहां पे ये एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। अब सर ये क्या, ये यहां पे रुकी रहेंगी क्या? मैंने बोला नहीं, ये आगे जाएंगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से आगे जाएंगी, ये इस प्रकार से आगे जाएंगी, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, जिसको हमने क्या बोल दिया मेरे भाई? जिसको हमने बोल दिया फोकस। तेरा होमवर्क ये है कि तू मेरे को इसके लिए शेप ऑफ वेव फ्रंट्स बना के दिखाएगा। ड्रॉ द शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, ड्रॉ द ठीक है, ड्रॉ द शेप ऑफ वेव फ्रंट्स। ये तू मेरे को करके लेके आके दिखाएगा, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर, अब भैया इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है कि भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइगेन प्रिंसिपल से आपको समझाना है, ठीक है, हाइगेन्स प्रिंसिपल से आपको समझाना है। तो भैया वो कैसे होगा? उसको लिखने की तेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी एक मोटा मोटी मैं थोड़ा समझा देता हूं अच्छे से, ताकि तेरे को एक आइडिया मिल जाए बस, ठीक है। तो चल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही सीधी सी बात है कि सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली अगर मैं तेरे से यहां पे बोलूं कि भैया मान ले मेरे पास यहां पे क्या है सर, यहां पे एक प्लेन मिरर है मेरे पास क्या है? एक प्लेन मिरर। मैंने बोल दिया कि भैया मैंने यहां पर एक लाइट रे बनाई कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मैंने यहां पर एक लाइट रे बनाई कुछ इस प्रकार से,
ठीक है, तो तेरे को पता है कि सर ये लाइट रे आएगी, ये लाइट रे आएगी तो सर ये नॉर्मल के साथ, मैंने बोल दिया ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, तो ये सर रिफ्लेक्ट होके कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मान ले ये वाली जो रे है, जो ये आई है, इससे टकराई है, इसने इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, मैंने बोल दिया भैया वो एंगल है आई, ठीक है। तो भैया मैंने बोल दिया, और जब ये गई है तो इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आर। बात आई समझ में? सर क्या ये एक ही रे होगी क्या? मैंने बोला भैया यहां पे तो करोड़ों रेज होंगी, कुछ इस प्रकार से करोड़ों रेज होंगी, यहां पे ऐसी और भी रेज होंगी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से और भी रेज होंगी, लेकिन मैंने भैया यहां पे एक ही रे दिखाई है यहां पे, ठीक है। तो भैया अगर मैं यहां पे बात करूं, तो अगर उसने ऐसा बोला कि मैं अगर इस वाली रे के लिए बात करूं, तो इस वाली रे के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इस वाली रे के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ इस प्रकार से ही होगा, हाँ सर इसी प्रकार से होगा। और जो वेव फ्रंट होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके? रे ऑफ लाइट के, तो मतलब ये यहां पे परपेंडिकुलर भी होगा, बिल्कुल सर परपेंडिकुलर भी होगा। तो सर क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा? मैंने बोला सर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो बस यार मेरी बात सुन, सर ये वाला अगर एंगल आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, क्यों? ये पूरा एंगल 90 होता है, जिसमें से ये आई है तो ये 90 माइनस आई, तो अगर ये 90 तो ये आई हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल यार। तो अब अगर मैं वैसे ही यहां पे इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए वेव फ्रंट बनाऊं, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए जो वेव फ्रंट होगा क्या वो कुछ इस प्रकार से बनेगा? मैंने बोला भाई इस प्रकार से बनेगा, जो यहां पे इस मिरर को यहां पे मिलेगा, बिल्कुल सर। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? मैंने बोला भाई ये वाला एंगल भी 90, तो भैया ये 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल आर, बिल्कुल सही बात है सर। तो अब अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, इसको कुछ नाम दे दूं, तो इसको मैं बी नाम देता हूं, इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको मैं सी नाम देता हूं, इसको मैं क्यू और इसको मैं आर, ठीक है भाई। तो अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि टाइम टेकन बाय दिस रे टू ट्रेवल फ्रॉम दिस वेव फ्रंट टू दिस वेव फ्रंट, ये अंग्रेजी हो गई, मैं एक देसी भाषा में बोलूं कि भैया इस वाली रे को इस वाले वेव फ्रंट से इस वाले वेव फ्रंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो तू कहेगा कि सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होगा, बिल्कुल सर। तो सर मैं अगर ऐसा बोलूं कि डिस्टेंस कैसे लिखूंगा, तो भैया डिस्टेंस यही वाली तो होगी, क्यू बी प्लस बी आर, क्यू बी प्लस बी आर। और मैंने बोल दिया अगर ये वैक्यूम है तो इसमें इसकी स्पीड मान ले लाइट है तो सी हो गई। तो इसका मतलब सर टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस क्यू बी प्लस बी आर अपॉन में सर स्पीड सी, विच इज बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट। अब मेरी बात सुन, ये एंगल 90, तो क्या ये ए बी इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई? मैंने कहा बिल्कुल सर इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई। तो अगर ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई तो ये क्या हो जाएगी? अगर तू यहां से देखे तो क्यूबी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? क्यूबी की वैल्यू हो जाएगी ए बी साइन आई, मतलब ए बी साइन आई, देख सकता है ए बी कॉस आई तो ये वाला और ए बी साइन आई ये वाला। और अगर तू बी आर के लिए लिखेगा तो बी आर के लिए क्या लिख सकता है सर? बी सी साइन आर, बी सी साइन आर डिवाइडेड बाय सी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया अब मेरे को एक बात बता, ये तो हो गया सर ए बी साइन आई। अब मेरी बात सुन, बीसी को क्या लिख सकता है? बीसी को लिख सकता है ए सी माइनस ए बी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, और ये साइन आर डिवाइडेड बाय किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, गौर से सुन। अब ने जो पढ़ा था कि भैया दो लाइट रेस को किन्हीं एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने के लिए सेम टाइम लगेगा। तो अब मेरी बात सुन, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूं तो वो क्या होगा? ए बी कॉमन आ जाएगा, ये क्या होगा? साइन आई माइनस साइन आर प्लस ए सी साइन आर अपॉन में सी। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी बात सुन, अगर मैं अलग अलग लाइट रेस के लिए बात करूं तो भैया इस वाली के लिए ये पॉइंट बी था,
लेकिन अगर मैं इसको अब B1 बोल दूं तो ये B2 हो जाएगा। क्यों? अलग अलग लाइट रेस के लिए क्या ये B की वैल्यू अलग अलग होगी, B का जो पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा, किसी के लिए B1 होगा, किसी के लिए B2 होगा, फिर आगे B3 भी होगा। तो अगर अपन हाइगन की वेव थ्योरी के हिसाब से चलें कि किन्हीं दो लाइट रेस को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में सेम टाइम लगेगा, तो भैया अगर मैं कहीं से भी इसको साइन आई बराबर साइन आर लिख दूं तो फिर भले ही बी पॉइंट कुछ भी हो, वो उस पर डिपेंड, टाइम उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर मैं साइन आई बराबर साइन आर लिख दूं तो क्या ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी? और उसके हिसाब से क्या होगा कि भैया बी पॉइंट कुछ भी हो, टाइम उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो भैया यहीं से अगर अपन हाइगन वेव थ्योरी के हिसाब से चलें तो भैया यहां पे साइन आई बराबर साइन आर होना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से ही अपन यहां पे पहुंचते हैं साइन आई बराबर साइन आर, क्योंकि अगर ये होगा तभी ये जो टाइम है वो क्या होगा, ए सी साइन आर अपॉन में सी, मतलब बी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। बात आई समझ में? तो याद रखना। और अगर ये साइन आई बराबर साइन आर होगा तो इसका मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एंगल आर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ये इसीलिए यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्रूव हो गया। बात आई समझ में? बिल्कुल सर, ठीक है। अब वैसे ही भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी अपन प्रूव करवा देते हैं, ठीक है, जिसमें स्नेल्स लॉ पढ़ते थे कि भैया μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, ठीक है। तो भैया जल्दी से उसको भी देख लेते हैं यार कि सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता था कि भैया मान लो यहां पे एक रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री है कुछ इस प्रकार से, उसने बोल दिया कि भैया ये है μ1, ये है μ2, और लाइट रे यहां से यहां जा रही है, तो मैंने बोल दिया कि ये कुछ मान ले इस प्रकार से जा रही है, अलग कलर से दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी देख जल्दी करो भाई, सेशन लंबा नहीं खींचना। तो भैया ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, बिल्कुल सर सही बात है। तो सर अब अगर मैं इन दोनों के बीच में और भी करोड़ों लाइट रेज होंगी, लेकिन अभी अपने को मैं केवल और केवल 2 लाइट रेज लेके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो भैया अब मेरी बात सुन, अगर तू इनके लिए शेप ऑफ द वेव फ्रंट बनाएगा, अब अगर मैं केवल और केवल एक ही लाइट रे को यहां पे पकड़ लूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो अगर तू इनके लिए शेप ऑफ द वेव फ्रंट बनाएगा तो इसके लिए जो शेप ऑफ वेव फ्रंट बनेगी क्या वो कुछ इस प्रकार से बनेगी? तो कहेगा सर बिल्कुल सही बात है, इसी प्रकार से बनेंगी। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, ऐसी बनेगी। तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो मैंने बोल दिया कि मान ले इसने इस वाली बाउंड्री के लिए नॉर्मली कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सर इस प्रकार का हो जाएगा। मैंने बोला कि ये लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है इसके ऊपर टकराई है, उसने इस नॉर्मल के साथ मान ले एंगल आई बनाया, बिल्कुल सर एंगल आई बनाया, ठीक है। तो सर अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, बिल्कुल सर। तो अगर ये वाला एंगल 90 तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, तो वैसे ही सर ये हो जाएगा एंगल आई। और अब अगर तू इस वाली रे के लिए वेव फ्रंट बनाएगा, अब अगर तू इस वाली रे के लिए वेव फ्रंट बनाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, इसी प्रकार से बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार से बनेंगी, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, बिल्कुल सर ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। तो मान ले इस वाली रे ने इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, जिसको मैंने बोल दिया क्या, जिसको मैंने बोल दिया स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर मेरी बात सुन, अगर मैं यहां पे देखूं केवल और केवल इस पॉइंट के लिए यहां तक देख, तो अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये एंगल आर तो ये वाला 90 माइनस आर, और ये वाला एंगल
आर। बिल्कुल सर सही बात है, बिल्कुल सर यही होगा, मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं, इनको अपन नाम दे देते हैं क्या फिर से सर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बिल्कुल सर सही बात है, इसको मैंने नाम दे दिया एम और इसको मैंने नाम दे दिया एन। ठीक है, अब अगर मैं तेरे से फिर से वही बात पूछूं कि भैया टाइम रिक्वायर्ड बाय दिस लाइट रे टू ट्रेवल फ्रॉम दिस वेव फ्रंट टू दिस वेव फ्रंट, कि भैया इस वाली लाइट रे को इस वाले वेव फ्रंट से इस वाले वेव फ्रंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो सर वो अपन लिख सकते हैं कैसे कि सर टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो सर अगर मैं इस मीडियम में बात करूं, इस वाले मीडियम में, तो इस वाले मीडियम में इस वाली लाइट रे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर, एम बी अपॉन में सी बाय म्यू वन। अब सर ये सी बाय म्यू वन क्यों लिखा सर, अबे मीडियम में लाइट की स्पीड कैसे लिखते थे, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अबे 10th क्लास वाली बात है यार, कि सर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है सर वो 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाती है, 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाती है, वही तो लिखा है मैंने। वैसे ही मैं इसको क्या लिखूंगा सर, बी एन अपॉन में सी बाय म्यू टू। बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया म्यू वन इंटू एम बी अपॉन में सी और ये हो गया म्यू टू इंटू बी एन अपॉन में सी। तो विच इज बेसिकली अगर मैं यहां पे 1 बाय सी कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा म्यू वन इंटू एम बी और ये म्यू टू इंटू बी एन, ये बन जाएगा। बोलो यार, बिल्कुल सही बात है सर। अब सर ये एम बी होगा क्या, सर ये एम बी होगा, अगर तू फिर से यहां से देखेगा तो ये हो जाएगा ए बी साइन आई। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ए बी साइन आई इंटू में म्यू वन। बिल्कुल सर यही हो जाएगा, प्लस में म्यू टू इंटू बी एन। अब तू बी एन लिखेगा तो बी एन क्या होगा सर, बी सी साइन आर, जैसे रिफ्लेक्शन में किया था, बी सी। बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सर अब मैं म्यू वन साइन आई प्लस में सर बीसी को क्या लिख सकता हूं सर, बीसी को लिख सकता हूं मैं ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी और ये म्यू टू साइन आर। बिल्कुल सर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़े, अब अगर थोड़ा सा इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, ठीक है, तो अब मेरी बात सुन सर, ये हो गया 1 बाय सी। अब मेरी बात सुन, यहां से तू देख सकता है कि अगर मैं यहां से ए बी कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में ए सी। ठीक है भाई। अब भैया मेरी बात सुन, अगर मैं यहां पे, अब मेरी बात सुन, अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस वेव थ्योरी की भैया दो लाइट रेस को किन्हीं एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में सेम टाइम लगेगा। वैसे ही अगर मैं यहां पे कोई दूसरी लाइट रे पकड़ लूं तो क्या वो कुछ इसी प्रकार से बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो सर इस वाली लाइट रे को मैंने बोल दिया कि सर ये हो गया B1 और ये हो गया फिर B2। तो क्या इन दोनों लाइट रेस के लिए जो B वाला पॉइंट हो गया वो अलग अलग हो गया, लेकिन हाइगेंस वेव थ्योरी के हिसाब से इन दोनों को सेम टाइम लगना चाहिए। तो अगर तू इस वाली के लिए लिखेगा तो यहां पे B2 आएगा। तो इसका मतलब अगर तू कहीं से भी ऐसा कुछ बना पाया क्या कि अगर इफ μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, कहीं से भी तू अगर ऐसा बना पाया तो क्या मेरे को एक बात था, ये वाली जो टर्म है क्या ये जीरो बन जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल से जीरो बन जाएगी। और अगर ये वाली टर्म जीरो बन गई तो क्या ये मेरे को एक बात बता, ये जो टाइम आया क्या ये बी पॉइंट पे डिपेंड भी करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हर लाइट रे के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। हर लाइट रे के लिए क्या आएगा मेरे भाई, सेम आएगा। बात आई समझ में, हर लाइट रे के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो भैया इसी हाइगेंस वेव थ्योरी के हिसाब से अगर इन दोनों लाइट रेस को इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में सेम टाइम लगना है तो भैया इसका मतलब ये वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेम नहीं आएगा। तो इसी वजह से यहां से ये वाली चीज बनती है क्या कि सर μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ठीक है, तो याद रखना इसी को हमने क्या बोल दिया, स्नेल्स लॉ।
और यहां से अपन बेंडिंग ऑफ लाइट भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि तू यहां पे देख पा रहा है कि इस लाइट रे ने इस मीडियम में ज्यादा चला है, इस लाइट रे ने इस मीडियम में ज्यादा चला है, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा चला है और दोनों को सेम टाइम लगना है, तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा चला है तो इसका मतलब इसने ज्यादा डिस्टेंस, इसने कम डिस्टेंस, ये इधर देख, इस वाली लाइट रे ने इस मीडियम में कम डिस्टेंस चला है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। और यहां पे ये ज्यादा चला है। मान ले कि इस लाइट रे को इस मीडियम में यहां से यहां तक टोटल टाइम 10 सेकंड लगा है दोनों रेस को, और इस वाली लाइट रे को मान ले इस मीडियम में 4 सेकंड लगे, तो इसके पास 6 सेकंड है, तो जितना ज्यादा टाइम उतना ही ज्यादा ये चल पाएगा। तो भैया यहां पे तू देख पा रहा है कि दूसरे मीडियम में ये ज्यादा चला है। वहीं अगर तू इस वाली लाइट रे को देखेगा, तो इस वाली लाइट रे को देखेगा तो ये इस वाले मीडियम में म्यू1 मीडियम में ये ज्यादा चल गई, तो इसने ज्यादा टाइम यहीं पे बिता दिया इसी मीडियम में। क्यों? सेम स्पीड के साथ चल रही है भैया इस मीडियम में दोनों, लेकिन ये इसमें ज्यादा चल गई तो इसमें ज्यादा टाइम लगा दिया। और अगर ज्यादा टाइम लगा दिया तो इसका मतलब मान लीजिए इसने 7 सेकंड तो यहीं पे निकाल दिए, 7 सेकंड तो यहीं पे निकाल दिया। तो इसके पास बचा कितना टाइम? सर 3 सेकंड का तो टाइम बचा, तो 3 सेकंड में ये कमी चल पाएगी एज कंपेयर टू इसके पास 6 सेकंड थे तो ये ज्यादा चली, इसके पास कम टाइम है तो ये कम चली। तो वैसे ही उसने ये प्रूव कर दिया कि भैया लाइट बेंड क्यों होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। बात आई समझ में? अब बात आती है कि सर न्यूटन्स की थ्योरी फेल क्यों हो गई? न्यूटन्स की थ्योरी भैया इसलिए फेल हो गई क्योंकि न्यूटन जी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पार्टिकल कॉर्पस्कुलर थ्योरी, तो भैया जो लाइट है उसकी स्पीड डेंसर मीडियम में, ये मैं न्यूटन जी की थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूं कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन हमें पता है कि जो लाइट है उसकी स्पीड डेंसर मीडियम में क्या होती है सर? कम होती है। तो बस वैसे ही उसी के लिए न्यूटन जी की थ्योरी वहां पे क्या हो गई? फेल हो गई। बात आई समझ में? तो ये हमने क्या कर दिया मेरे भाई, ये हमने यहां से स्नेल्स लॉ को क्या कर दिया भाई? प्रूफ कर दिया। ये हमने क्या कर दिया? यहां से स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। अब भैया बाकी का जो काम है, बाकी की जो हाइगेंस की वेव थ्योरी बची है कि भैया वो नए वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे प्रोपेगेट करेगी, और इंटरफेरेंस पैटर्न की भैया 2 लाइट रेस को जब हमने मिलाया तो वहां पे हमें अलग अलग इंटेंसिटी वेरिएशन देखने को मिला, वो कैसे आया उसको मैथमेटिकली देखेंगे। फिर परसों की क्लास में उसको अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कि YDSC अपन पढ़ेंगे कि भैया उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ किया गया कि भैया 2 लाइट रेस को मिला के हमें अंधेरा भी मिल सकता है। ये अपन कल की क्लास में और फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी आप आज के लिए केवल और केवल इतना ही देखें, हमने केवल और केवल आज क्या पढ़ा कि सर हाइगेंस वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। दूसरा पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स दैट आर लाइंग ऑन द सेम वेव फ्रंट आर इन द सेम फेज, कि किसी एक वेव फ्रंट के सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे। किसी एक वेव फ्रंट पर लाई करने वाले 2 बिंदुओं के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा 0 होगा। बिल्कुल सर। चौथा पॉइंट, रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। 5वां पॉइंट, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। 6ठा पॉइंट कि भैया किसी 2 लाइट रे को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में हमेशा सेम टाइम लगेगा। ठीक है भैया। और फिर हमने क्या किया? ये स्नेल्स लॉ को क्या किया? स्नेल्स लॉ को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इससे क्या कर दिया मेरे भाई? प्रूव कर दिया। ठीक है। अब हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, फिर हमने वेव फ्रंट्स की शेप बनाना सीखी। पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल होता है, लीनियर सोर्स के लिए क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, और प्लेन जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट हो तो उनके लिए क्या होता है? प्लेनर होता है। ठीक है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वेव फ्रंट्स की शेप बना के देखी थी, फिर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉ को क्या कर दिया मेरे भाई? यहां से प्रूव कर दिया। अब भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको ऐसे ही भैया और वीडियोस चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, वो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको क्या होंगे मेरे भाई? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बात है समझ में? ठीक है भैया, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।